हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस में आपके साथ हाजिर हूँ। हमारी जिंदगी के बहुत सारे पहलू बहुत अहम है। सोसाइटी में हमारी इज्जत बहुत अहम है। हमारा माली पेशमंजर या माली ताकत जो हमारे पास है वो अहम है। हमारी सेहत बहुत अहम है। हमारा करियर भी बहुत अहम है। लेकिन इन सब की रीढ़ की हड्डी रिश्ते हैं। और एक अहम रिश्ता जो हमारे पास है वो है रिश्ता जो हमारा जीवन साथी के साथ है और घरेलू जिंदगी और घर के माहौल के साथ है। तो कि रिश्तों की सूरत हाल क्या है, हमें कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और हम उन रिश्तों को कैसे अपनाते हैं। इसकी बिना पर हमें कुछ नतीजे मिलते हैं और कुछ मौके भी मिलते हैं कि उनसे बेहतर नतीजे हासिल कर सकें। लग्न किसी खास सातवें घर को मुहैया कराता है और इस तरह सातवें घर का कोई खास साइन होता है और उन साइंस की ताकत और कमजोरियां वो उस रिश्ते की इन खूबियों को भी कंट्रोल करेंगी। मिसाल के तौर पर अगर आपकी पैदाइश मेष राशि में है तो उसका उल्टा साइन तुला का है। अब मेष राशि के लिए तकमीली एनर्जी तुला साइन की है, खास तौर से हमें दी गई है। तो कि हम किस लग्न में है उस हिसाब से जाहिर है कि उल्टे घर या सातवें घर की एनर्जी हमारे रिश्तों में एक बड़ा रोल अदा करेगी। और इसी तरह चौथे घर की एनर्जी जो कि हमारे लिए घरेलू खुशी और मानसिक शांति है। फिर पांचवां घर भी सामने आता है क्योंकि ये रोमांस का साइन या घर है और शायद डेटिंग पीरियड की कुछ एनर्जी होंगी जिन्हें हमें जहन में रखना होगा। हमें उनसे गुजरना होगा और हमें देखना होगा कि वो हमें रिश्ते में किन किन डायनेमिक्स में शामिल करती है और उसका सामना कैसे करना है और उससे बेहतरीन नतीजे कैसे पाने हैं। अब प्लैनेटरी पोजीशंस हम में से हर एक के लिए यूनिक है, तो उस तरीके से हम में से हर एक की कुंडली सच में यूनिक होती है। मगर किसी खास लग्न में पैदा होने से किसी खास घर के साइंस के डायनेमिक्स को नकारा नहीं जा सकता और वो अपना रोल अदा करेंगे। तो अगर सातवें घर पर मंगल का राज है तो मंगल या मेष एनर्जी या वृश्चिक एनर्जी जो भी साइन है वो रोल अदा करेगी, वो तस्वीर में आएगी। अगर उल्टे घर या सातवें घर पर सूर्य का राज है तो जाहिर है कि सूर्य की एनर्जी अपना रोल अदा करेगी, वगैरह वगैरह। तो आज बात करते हैं कि अलग अलग लग्न में पैदा होने से आपको रिश्तों के क्या डायनेमिक्स मिलेंगे और हम उसे किस तरह देखें। चौथे, पांचवें और सातवें घर की एनर्जी को जहन में रखते हुए जो कि हमारे रिश्तों में खास तौर से हमारी घरेलू जिंदगी से जुड़े और उससे बहुत ज्यादा जुड़े रिश्तों में अपना रोल अदा करती है। तो चलिए फिर सीधे इसी में जंप करते हैं। चलिए शुरू करते हैं मेष राशि से और देखते हैं कि मेष राशि की एनर्जी या मेष लग्न के लिए रिश्तों की सूरत हाल क्या पेश करती है। अब मेष लग्न के जातक के लिए हम देख सकते हैं कि तकमीली एनर्जी या उल्टा घर या सातवें घर की एनर्जी तुला की है और चौथा घर कर्क राशि के अधीन है, जबकि पांचवां घर सिंह राशि की एनर्जी के अधीन है। तो हमारे रोमांटिक फेज के दौरान या हम डेट कैसे करते हैं और रोमांस में खुद को कैसे शामिल करते हैं, ये ज्यादातर सिंह राशि की एनर्जी से जुड़ा होगा। मतलब कि हम अपने होने वालों के सामने चमकने की कोशिश करेंगे, जिसका मतलब होगा कि हम उन पर अच्छा इंप्रेशन छोड़ने की कोशिश करेंगे। हम एक उच्च सम्मान वाला किरदार पेश करने की कोशिश करेंगे और अपने पार्टनर या किसी संभावित पार्टनर के सामने या उनके लिए एक छाप छोड़ने की कोशिश करेंगे और उस चमक का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे पास है, या वो स्टेटस जो हमारे पास है, या वो नाज जो हमारे पास है, या वो शानदार अंदाज जो हमारे पास है कि हम कैसे दिखते हैं या क्या करते हैं। तो हम उन पर असर डालने के लिए एक छाप छोड़ने की कोशिश करेंगे। तो असर डालने वाली एनर्जी चमक की, रोशन होने की है और हम अपने होने वाले जीवन साथी के सामने चमकने की कोशिश करेंगे और उसके जरिए उन पर असर डालेंगे और उसके जरिए उन्हें अपनी जिंदगी में आकर्षित करेंगे। मगर एक बार जब हम एक पक्के रिश्ते में आ जाते हैं तो हमारे लिए चुनौती है कि हम उस एनर्जी को कैसे बैलेंस करें। इसके उलट जो साइन जातक पर राज करता है, सातवें घर पर तुला का राज है। तो मेष राशि के जातक के लिए डायनेमिक और चुनौती ये है कि एक, कोशिश करें और अपनी जरूरत और पार्टनर जीवन साथी की जरूरत के बीच बैलेंस बनाएं। फिर रिश्ते के स्थिर होने के लिहाज से क्या जरूरत है,
तो सिर्फ शारीरिक जरूरतों ही नहीं बल्कि इमोशनल जरूरतों को भी देखना और ये बैलेंस बनाने की कोशिश करना कि आप घर में कितना योगदान करते हैं और पार्टनर कितना योगदान करता है। ये मेष लग्न के जातक के लिए अहम है क्योंकि मुख्य तौर पर इशारा हाई एनर्जी और शायद गुस्से की तरफ भी है। तो ये भी जरूरी है कि आप उस मिजाज को बैलेंस करें जो आप घर में खास तौर से एक रिश्ते में दिखाते हैं। अगर आप अपनी एनर्जी को जीवन साथी की एनर्जी पर हावी होने देते हैं या जीवन साथी पर अपना दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और जीवन साथी या पार्टनर को अपनी बात रखने का मौका नहीं देते या उसे शामिल नहीं करते, तो जाहिर है कि इसमें चुनौती होगी, परेशानी होगी। तो मेष लग्न के जातक के लिए और एक ज्यादा स्थिर और प्यार भरी शादी के लिए मुख्य चुनौती है अपनी जरूरतों और जीवन साथी की जरूरतों में बैलेंस बनाना। मगर चौथे घर की क्या सूरत हाल है, जो घरेलू खुशी और मानसिक शांति का घर है? यहाँ आपके पास कर्क राशि की एनर्जी है। मतलब जितना ज्यादा आप पोषण करेंगे, जितना ज्यादा आप घरेलू माहौल को सपोर्ट करेंगे, जितना ज्यादा आप रिश्ते को, पार्टनर को सपोर्ट करेंगे और उसकी देखभाल करेंगे और हद तक उसे लाड़ प्यार भी करेंगे, उसकी जरूरतों का ख्याल रखेंगे और ये दिखाएंगे कि आप सपोर्टिव हो और आप रिश्ते को पोषित करते हैं, भावुक होकर, ज्यादा संवेदनशील होकर, ज्यादा देखभाल करके ये दिखाने के लिए कि आप मौजूद हो और आप हो। और एक ऐसा घर बनाने की कोशिश करें जो ज्यादा आरामदेह हो, जो ज्यादा सुकून भरा हो। उसके जरिए आप घर में ज्यादा घरेलू खुशी को आकर्षित कर पाएंगे। और ये सिर्फ जीवन साथी के लिए ही नहीं है, बल्कि परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए भी है जो आपके रिश्ते के बाद आते हैं, या तो बच्चे या अगर आपकी माँ या बुजुर्ग भी आपके साथ रहते हैं। तो जिस तरीके से आप घरेलू जिंदगी को संवारेंगे वो होगा ये दिखाना कि आपको फिक्र है और भावनात्मक रूप से ज्यादा संतुलित रहें और सिर्फ अपनी भावनाओं को सामने आने देना या अपनी भावनाओं को जाहिर या दिखाने की इजाजत ही न दें, बल्कि दूसरे लोगों को भी भावुक होने दें और किसी के रिश्ते में भावुक होने से सामने आने वाली भावनात्मक चुनौतियों या मसलों को झेलने की गुंजाइश भी दें। तो मेष लग्न के जातक के लिए मुख्य चुनौती है डेटिंग पीरियड के दौरान बहुत ज्यादा दबाव न बनाना और बहुत ज्यादा नाज न दिखाना और ये न दिखाना कि आप रिश्ते में सुपीरियर हो और दूसरा शख्स खुशनसीब है कि उसे आप जैसा इंसान मिला। तो जाहिर है कि डेटिंग गलत हो जाएगी, रिश्ता शुरू होने से पहले ही टूट सकता है। तो बहुत ज्यादा नाज न रखना, पार्टनर से आगे निकलने की कोशिश न करना अहम है। अपनी शादी की जिंदगी में अपनी जरूरतों और दूसरे इंसान की जरूरतों के बीच बैलेंस बनाना, उन्हें बराबर की राय देना कि घर में क्या होता है या नहीं होता, क्या करना है, क्या नहीं करना है, छुट्टियां कहाँ मनानी है, कहाँ नहीं मनानी है। तो जितनी ज्यादा शांति या फिर घरेलू खुशी, भावुक बने, सपोर्टिव बने, पोषण करने वाले बने और उसके जरिए कुल मिलाकर एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी, एक स्थिर शादीशुदा जिंदगी और एक समृद्ध शादीशुदा जिंदगी पाएं। ये है चुनौती, डायनामिक और मौका मेष लग्न के जातक के लिए। वृषभ लग्न के जातक के लिए मुख्य चुनौती सातवें घर की वृश्चिक एनर्जी है और रोमांस के दौरान मौका है कन्या एनर्जी और घरेलू जिंदगी में एनर्जी है सूर्य की, सिंह राशि की एनर्जी। तो मतलब ये कि उस वक्त के दौरान जब आप अपनी जिंदगी में किसी को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे होते हैं या आमतौर पर आपकी रोमांटिक जिंदगी में वृषभ राशि का इंसान कुछ ज्यादा ही एनालिटिकल होगा पार्टनर चुनने में और उनके फायदे नुकसान तोलेगा और देखेगा कि क्या इंसान या रिश्ता सच में समझ में आता है, क्या वो सच में उस इंसान के साथ रहना चाहते हैं या नहीं। तो वो फैसला लेने में वक्त लेंगे, वो अलग अलग नजरिए से विश्लेषण करेंगे कि क्या वो खुश है, क्या उन्हें लगता है कि ऐसा रिश्ता चलेगा या काफी होगा, और क्या वो इस इंसान के साथ रहना चाहेंगे। और आमतौर पर रिश्ते के नजरिए से ये इंसान सच में उनके लिए कैसे सही है। मगर अगर वो बहुत ज्यादा एनालिटिकल हो जाए तो आप ये भी पाएंगे कि वृषभ राशि के लोगों को ओवर एनालिसिस में होने की वजह से चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और कभी कभी शुरुआत में उन्हें ओवर सिलेक्टिव होने की वजह से मसलों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो उनके लिए चुनौती है कि कोशिश करें और ये भी जानें कि हर कोई अपनी ताकत और कमजोरियों के साथ आएगा
और देखें कि उनके लिए सबसे बेहतर क्या है और सबसे सही क्या काम करता है। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि सातवें घर की एनर्जी वृश्चिक एनर्जी है, जो ये दिखाती है कि एक हद तक चुंबकीय आकर्षण होगा जो वृषभ लग्न का इंसान पार्टनर में देख सकता है और पार्टनर के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हो सकता है। कभी कभी उनके इंसान को चुनने के तरीके का विश्लेषण प्रभावित हो सकता है। तो कभी कभी क्योंकि वो किसी इंसान की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं, वो उस इंसान का सही से विश्लेषण नहीं कर पाते। मतलब इतना आकर्षित होने की वजह से वो उनकी समस्याओं को अनदेखा कर देंगे या नहीं देख पाएंगे, उनकी चुनौतियों को अनदेखा कर देंगे। इस इंसान को अपनी जिंदगी में चाहते हैं और इसलिए क्योंकि वो डेटिंग पीरियड के दौरान इन मसलों को अनदेखा कर देते हैं और फिर वो वृश्चिक राशि के इंसान के साथ रिश्ते में आ जाते हैं, वो पा सकते हैं कि ये जानने के लिए सही वक्त न लेने की वजह से कि क्या वो उनके लिए सही होंगे या नहीं, उन्हें चुनौतियों और मसलों और उथल पुथल का सामना करना पड़ सकता है और उनके पास एक सूरत हाल भी हो सकती है जहां वो जलन या गोपनीयता को आकर्षित कर सकते हैं या सोच सकते हैं कि वो इंसान को बहुत बहुत कम जानते हैं। तो जबकि वो मान लेते हैं कि वो पार्टनर को काफी जानते हैं, हो सकता है बाद में उन्हें एक बार शादी हो जाने के बाद एहसास हो कि इंसान की कुछ ऐसी बातें हैं जो वो रोज बरोज के आधार पर और सिर्फ रिश्ते में बहुत गहराई से जानने के बाद ही पता चलती है। काफी वक्त बिताने के बाद ही रिश्ता सच में इतना मजबूत बन पाएगा कि वृश्चिक एनर्जी की शुरुआती उथल पुथल और चुनौतियों पर काबू पा सके। अब शादीशुदा जिंदगी में, घरेलू जिंदगी में आप ये भी पा सकते हैं कि क्योंकि जिस इंसान से उन्होंने शादी की है उसमें ज्यादा चुंबकीय एनर्जी है और साथ ही वृश्चिक एनर्जी भी है, कभी कभी वो रिश्ते में खुद को ज्यादा जोर जबरदस्ती से पेश करने की कोशिश करते हैं और इस तरह शख्सियत के मसले आम हो जाते हैं। बेवजह के शख्सियत के मसले और हकीकत में पार्टनर पर बाजी मारने की कोशिश करना या घरेलू माहौल में अपने ख्याल थोपना, बच्चों पर भी और घर पर लीडर बनने की कोशिश करना वृषभ लग्न के जातकों के लिए एक चुनौती बन जाता है। वृषभ लग्न के जातकों के साथ एक मसला ये भी है कि वो घरेलू माहौल में कितनी अच्छी तरह से चोट खाने से बच सकते हैं और अपने अहम को चोट खाने से नहीं रोक पाते, क्योंकि ये उनके लिए फायदेमंद नहीं है। अगर वो बहुत ज्यादा अकड़ू बन जाएं, अगर वो बहुत ज्यादा नाज रखें उसे स्वाभिमान समझकर, तो वो नतीजे को जला देंगे, वो घरेलू खुशी और घर की खुशी को जला देंगे। तो वृषभ लग्न के जातक के लिए ये जरूरी है कि वो डेटिंग पीरियड के दौरान, शुरुआती दौर में, जहां उनमें से हर एक दूसरे को परखने की कोशिश कर रहा होता है, अपने पार्टनर का अच्छी तरह से विश्लेषण करें और ये देखने की कोशिश करें कि क्या ये रिश्ता और ये इंसान उनके लिए सही रहेगा, और फिर पार्टनर को उन्हें समझने के लिए स्पेस दें और उन्हें समझने के लिए वक्त दें, बजाय इसके कि जल्दीबाजी में नॉर्मल होने की कोशिश करें या उम्मीद करें कि रिश्ता पहले दिन से ही नॉर्मल हो जाए। उन्हें स्पेस दें, उन्हें वक्त दें ताकि शुरुआती रुकावट, शुरुआती उथल पुथल, शुरुआती चुनौतियां जिनसे ज्यादातर नौजवान शुरू में गुजरते हैं, वो सेटल हो जाएं और फिर आखिरकार सब लोगों की तरफ से फैसला लेने की गुंजाइश दें, बजाय इसके कि रिश्ते में खुद को बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती से पेश करें। ये चुनौती, डायनामिक और मौका होगा वृषभ राशि के इंसान के लिए। अगर वृषभ लग्न का जातक ऐसा कर पाता है तो उसकी शादीशुदा जिंदगी बेहतर और ज्यादा स्थिर भी हो सकती है, और ये है चुनौती और मौका रिश्ते में वृषभ लग्न के जातक के लिए। मिथुन लग्न के जातक के लिए ये अहम है कि शुरुआती दौर में, रोमांस पीरियड या डेटिंग पीरियड के दौरान, वो खुद कुछ दो मुहा और कुछ कंफ्यूज होते हैं कि किसके साथ रहना है और किसके साथ जाना है, या सच में वो किसके साथ रहना चाहते हैं। तो डेटिंग पीरियड के दौरान उन्हें वक्त लेने के मौके का इस्तेमाल करना होगा कि फैसले लें, बजाय इसके कि रिश्ते में जल्दीबाजी करें और रिश्ते में कूद पड़ें या रिश्ते में कंफ्यूज रहें। अक्सर मिथुन राशि का इंसान पांचवें घर में तुला एनर्जी होने की वजह से, तो शुरुआती दौर में जब वो कोशिश कर रहे होते हैं, जब दोनों पार्टनर एक दूसरे का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मिथुन राशि का इंसान कभी कभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अपनी जरूरतों की तरफ ज्यादा झुक जाता है, न कि पार्टनर की तरफ।
तो मिथुन राशि के इंसान के लिए शुरुआती चुनौती ये होगी कि सच में वक्त लेकर समझे कि रिश्ता खुद बैलेंस्ड है या नहीं। क्या दोनों पार्टनर एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, उनके बर्ताव में काफी बैलेंस है, उनकी पसंद नापसंद में काफी बैलेंस है, उनके मकसद क्या है उस लिहाज से काफी बैलेंस है, और क्या वो सच में एक दूसरे के पूरक हैं या नहीं। अगर आपको लगता है कि पार्टनर सच में आपका पूरक नहीं है, तो ऐसे रिश्ते में आना जाहिर है कि मिथुन राशि के इंसान के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। अगर मिथुन राशि का इंसान ये समझने के लिए वक्त नहीं लेता कि रिश्ता काफी बैलेंस्ड है या नहीं, क्या वो एक दूसरे के साथ घुल मिल सकते हैं, और क्या रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो जाहिर है कि इसमें चुनौती हो सकती है, बाद में परेशानी हो सकती है। अब रिश्ते में उनके पास जो एनर्जी है वो है धनु राशि की एनर्जी, मतलब कि उन्हें पार्टनर को काफी आजादी और काफी स्पेस देना चाहिए ताकि रिश्ता सच में पुख्ता हो सके और स्थिर हो सके। तो रिश्ते के सच में फलने फूलने, समृद्ध होने, खुशहाल और स्थिर होने के लिए सबसे अहम चीज है स्पेस देना, और इसलिए मिथुन राशि के इंसान को ज्यादा स्पेस देना सीखना होगा और गुंजाइश देनी होगी। पार्टनर को ज्यादा चुनाव करने देना होगा, भले ही वो थोड़े साहसी लगे और ऐसा कुछ जो मिथुन राशि के इंसान को पसंद ना आए, क्योंकि पार्टनर कभी कभी किसी ऐसे शख्स की तरह सामने आ सकता है जो ज्यादा खुले विचारों वाला है, ज्यादा उदार है, और हो सकता है कि पार्टनर कुछ चीजें करना चाहे जो मिथुन राशि के इंसान को पसंद ना आए। अब ये संभावित एनर्जी है, इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान, हर शख्स जो मिथुन राशि के इंसान के सामने आएगा ऐसा ही होगा, लेकिन संभावित एनर्जी ये होंगी। हालांकि अलग अलग तरीकों से जाहिर हो सकती हैं कि ये कैसे प्रकट हो रही है। तो ज्यादा स्पेस देना सीखना, पार्टनर के चुनावों का सम्मान करना और गुंजाइश देना, और रिश्ते में ज्यादा मजा लाने की कोशिश करना, एक साथ रोमांचक चीजें करने की कोशिश करना, एक साथ ज्यादा साहसी काम करने की कोशिश करना ताकि शादी ज्यादा खुशहाल हो, एक साथ सफर करना, प्यार देखना, अलग अलग लोगों से मिलना और अलग अलग लोगों से मेल जोल रखना, इससे भी शादी में ज्यादा मजा और ज्यादा स्थिरता आएगी। अब मिथुन राशि के इंसान के लिए चौथे घर की एनर्जी कन्या एनर्जी है। यहाँ कन्या राशि की एनर्जी सेवा करने की भी है और समय समय पर घरेलू जिंदगी के मसलों का विश्लेषण करने की भी है। इसका मतलब ये है कि पार्टनर की क्या जरूरत है इस पर नजर रखें और रिश्ते की सच में दिल से सेवा करें। मतलब ये कि अपनी जरूरतों को देखने के बजाय अगर आप घरेलू माहौल की ज्यादा सेवा करने की कोशिश करें या ज्यादा मददगार बनकर, ज्यादा देखभाल करके और रिश्ते की सेवा करते हुए और इस बात पर नजर रखें कि पार्टनर क्या चाहता है, तो रिश्ता सच में स्थिर और ज्यादा खुशहाल होगा। तो पार्टनर को ज्यादा स्पेस देने की कोशिश करें, लेकिन दूसरी तरफ इस पर भी एक एनालिटिकल नजर रखें कि क्या रिश्ता सच में सही दिशा में जा रहा है। क्या कोई कमजोर कड़ियां नजर आ रही है? क्या कोई दरारें नजर आ रही है? और क्या रिश्ता गिरावट की तरफ जा रहा है? और सिर्फ जब आप इसे देखते हैं और आप नजर रखते हैं और आप समय समय पर सुधारात्मक कदम उठा रहे हैं और मजे के तत्व को ला रहे हैं और रिश्ते में बैलेंस कर रहे हैं, तभी रिश्ता टिकेगा, समृद्ध होगा और लंबे समय में अच्छा करेगा। और ये है डायनामिक और मौका दोनों मिथुन लग्न के जातक के लिए रिश्ते में। कर्क लग्न के जातक के लिए पांचवें घर की एनर्जी वृश्चिक राशि की एनर्जी है। तो कर्क राशि का इंसान कभी कभी वृश्चिक राशि के इंसान के चुंबकीय गुणों और गोपनीयता की तरफ आकर्षित हो सकता है, और कभी कभी उल्टे इंसान के उतार चढ़ाव या उथल पुथल की तरफ भी, और पोषण करने, मदद करने, देखभाल करने के लिए आकर्षित हो सकता है। और किसी ऐसे इंसान की देखभाल और पोषण करने की कोशिश में जो ज्यादा मदद का मोहताज लगता है या अलग लगता है, या उसमें वो चुंबकीय आकर्षक एनर्जी है। कर्क राशि का इंसान डेटिंग पीरियड के दौरान वृश्चिक राशि के इंसान की तरफ आकर्षित हो सकता है, मगर क्योंकि डेटिंग पीरियड में भी कुछ हद तक उथल पुथल और रुकावटें होती हैं, जो बाद में अगर सावधानी से न संभाला जाए तो रिश्ते में भी खुद को प्रकट कर सकती है, क्योंकि यहाँ मकर राशि की एनर्जी है जिस पर शनि का राज है। मतलब अगर आप रिश्ते में उथल पुथल या रोमांटिक या डेटिंग पीरियड को इस स्थिर और पक्के रिश्ते में जारी रहने देते हैं, तो चुनौतियां हो सकती हैं।
क्योंकि शनि की एनर्जी का मतलब है कि, खास तौर से मकर राशि की एनर्जी का मतलब है कि कर्क राशि के इंसान को अपनी भावनात्मक प्रकृति और भावनात्मक जरूरतों से परे देखने में सक्षम होना चाहिए और रिश्ते को उन भावनात्मक उथल पुथल से परे स्थिर करने की कोशिश करनी चाहिए जो आसक्ति है या रिश्ते की जारी रोमांटिक प्रकृति में जो उतार चढ़ाव होंगे। अगर कर्क राशि का इंसान अपनी खुद की भावुकता को खुद पर हावी होने देता है और रिश्ते के प्रति उनके नजरिए पर काबू पाने देता है, तो रोमांस उतार चढ़ाव, उथल पुथल से गुजरेगा या मर भी सकता है और शादी की स्थिरता प्रभावित होगी। तो शादीशुदा पार्टनर पर ध्यान देना, उसके प्रति प्रतिबद्ध रहना, सच में प्रतिबद्ध रहना और भावनात्मक जरूरतों के लिए बाहरी कारकों पर निर्भर न रहना। कभी कभी कर्क राशि का इंसान अपनी जरूरतों में बहुत ज्यादा सिमट सकता है और पार्टनर की जरूरतों का ख्याल नहीं रख पाता, और इस तरह वो किसी ऐसे शख्स की तरह सामने नहीं आता जो बहुत ज्यादा फर्जनिहाद है, और पार्टनर के ठंडे होने के कारण कर्क राशि का इंसान ज्यादा फर्जनिहाद बन सकता है और रिश्ते के लिए जिम्मेदार महसूस कर सकता है, न कि रिश्ता सच में फले फूले। तो कर्क लग्न के जातक के लिए चुनौती ये है कि जहां आप फर्जनिहाद हैं, वहीं आप रिश्ते में चुंबकत्व को जीवित रखने की भी कोशिश करें। ये अहम है। रिश्ते में आकर्षण बनाए रखना अहम है। तो अच्छे से कपड़े पहनना, अपना ख्याल रखना, अपनी सेहत का ख्याल रखना, दूसरे इंसान की जरूरत के प्रति भावनात्मक रूप से ज्यादा चौकस बनकर सामने आना भी कर्क लग्न के जातक के लिए अहम है। और रिश्ते में पार्टनर का सपोर्ट करते हुए भी सामने आना, ताकि पार्टनर भावनात्मक जरूरतों के लिए शादी के बाहर न देखे या सिर्फ फर्ज या जिम्मेदारी के भाव से रिश्ते में न रहे। ये अहम है, क्योंकि कर्क राशि के इंसान के चौथे घर की एनर्जी तुला राशि की है, जो कहती है कि जब तक आप अपनी जरूरतों, अपनी भावनात्मक जरूरतों, पार्टनर की भावनात्मक जरूरतों, अपनी जरूरतों और घर के दूसरे सदस्यों की जरूरतों के बीच बैलेंस हासिल नहीं कर लेते, तब तक घरेलू खुशी नहीं होगी। तो घरेलू खुशी तभी बनी रहेगी जब आप रोमांस को जीवित रखेंगे, रोमांटिक, गुप्त और आश्चर्यजनक रोमांस को जीवित रखेंगे, और सिर्फ अपनी भावना के प्रति ही फर्जनिहाद नहीं होंगे, बल्कि दूसरे इंसान की भावनाओं के प्रति भी फर्जनिहाद होंगे और उचित देखभाल करेंगे, और विपरीत पार्टनर की देखभाल करना भी अपना फर्ज समझेंगे, और उस बैलेंस के जरिए आप अपनी घरेलू खुशी हासिल करेंगे। और ये है चुनौती और मौका दोनों कर्क लग्न के जातक के लिए रिश्तों में। सिंह लग्न के जातक के लिए मुख्य चुनौती, खास तौर से उनके डेटिंग के वक्त, ये है कि वो उस पक्के मजेदार इंसान की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, या साहस की तलाश करने वाले इंसान की तरफ, या उस इंसान की तरफ जो दूसरों से अलग दिखता है, जो हदों को तोड़ रहा है और राजा को एड्रेनालिन रश देता है और उन्हें अहमियत का एहसास कराने की कोशिश करता है। राजा या सिंह राशि का व्यक्तित्व उस ध्यान से अहमियत महसूस करता है जो इस इंसान के जरिए उन तक आता है, जो आमतौर पर बेड़ियां तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। धनु राशि की एनर्जी के साथ रोमांस एक ऐसा इंसान है जो जंजीरों में जकड़े रहने को तैयार नहीं है और किसी और की प्रभुता को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो जब सिंह राशि के व्यक्तित्व को एक मजेदार, बुद्धिजीवी, बहुत ही उदार, आधुनिक सोच वाले, संतुलित व्यक्तित्व से ध्यान मिलता है, तो वो जाहिर है कि ऐसे इंसान की तरफ आकर्षित होते हैं। और सिंह राशि के इंसान का अपना व्यक्तित्व और भी निखरा हुआ महसूस होता है, और वो एक ऐसे इंसान के साथ रहना पसंद करते हैं जो भीड़ से अलग दिखे, जो दूसरों से अलग लगे, और उसके जरिए उन्हें अपने बारे में भी अच्छा लगता है कि मेरे पास ऐसा इंसान है जो बहुत ही मजेदार है, जो खूबसूरत है, जो साहसी है, और इस इंसान के लिए शायद बहुत से चाहने वाले हों, फिर भी ये इंसान मेरे साथ रहना चाहता है। और इस तरह इस मजेदार, बुद्धिजीवी, साहसी इंसान का ये आकर्षण एक पक्की प्रतिबद्धता की तरफ ले जाता है। सातवें घर की एनर्जी कुंभ राशि की है। यहाँ सिंह लग्न के इंसान के लिए जो ज्यादा अहम है वो ये है कि वो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में न उलझे और चीजों को बहुत ज्यादा निजी तौर पर न ले, जैसा कि राजा ले सकता है, जैसा कि सिंह राशि का व्यक्तित्व अपने लिए अपमान के तौर पर, अपने प्रति ताने के तौर पर ले सकता है, और उस बड़ी तस्वीर को देखें जिसे कुंभ राशि की एनर्जी दर्शाती है। तो बड़ी तस्वीर देखें,
रिश्ते को अहम समझें, साथ को ज्यादा अहम समझें, बजाय इसके कि अपने व्यक्तित्व के मसलों को देखें और अपनी ताने को देखें और अपने स्वाभिमान को, अपने नाज और अहंकार को स्वाभिमान समझें और दूसरे इंसान या पार्टनर से छोटी छोटी बातों पर लड़ने की कोशिश करें। तो जब तक सिंह राशि का व्यक्तित्व बड़ा नहीं सोचता, बड़ी तस्वीर नहीं देखता, परिवार की कुल खुशी को नहीं देखता जो चौथे घर से दर्शाई जाती है, और कुछ चीजों को अलग रखने को तैयार नहीं होता जो निजी तौर पर, आप जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से होती है, और समझौता करने को तैयार नहीं होता, और बड़ी तस्वीर देखते हुए जरूरतों को बैलेंस करने को तैयार नहीं होता, तब तक शादी नहीं टिकती, रिश्ता नहीं टिकता। सिंह लग्न के इंसान के लिए चौथे घर की एनर्जी वृश्चिक राशि की है। मतलब अगर आप बड़ी तस्वीर देखने को तैयार नहीं हो, अगर आप बैलेंस करने और घर रिश्ते में छोटे मसलों को नजरअंदाज करने को तैयार नहीं हो, तो ये चौथे घर की एनर्जी वृश्चिक राशि की असली एनर्जी बन जाती है। मतलब उथल पुथल, उतार चढ़ाव, मसले। और क्योंकि आप अपने आप में बहुत ज्यादा डूबे हो, पार्टनर हर चीज के बारे में आपको लूप में नहीं रखने लगता है और आपसे अपनी भावनाएं छिपाएगा। और इसलिए सिंह राशि का इंसान तब भावनात्मक रूप से उस इंसान से जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान अब अपने खोल में चला गया है और सिंह राशि के इंसान के साथ साझा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि पार्टनर को लगता है कि सिंह लग्न के इंसान से बात करने का कोई फायदा नहीं रहा, क्योंकि वो अपने से आगे सोच ही नहीं सकता। तो सिंह राशि के व्यक्तित्व के लिए चुनौती है कि रिश्ते को बैलेंस कर पाए, बड़ी तस्वीर वाली चीजों को देख पाए, रिश्ते में बड़ी तस्वीर देख पाए, सिर्फ अपनी नहीं बल्कि हर किसी की जरूरतों को देख पाए और खुद से आगे देख पाए। तब घर में वृश्चिक राशि की एनर्जी की उथल पुथल और चुनौतियां कम होंगी और रिश्ते में ज्यादा स्थिरता, ज्यादा घनिष्ठता भी होगी। तो सिंह राशि के इंसान को शादी को जीवित रखने के लिए पार्टनर की घनिष्ठता की जरूरतों पर भी ध्यान देना होगा, बड़ी तस्वीर देखनी होगी और रिश्ते में मजे को जीवित रखना होगा ताकि रिश्ता सच में अच्छा करे। अगर आप मजे को जीवित नहीं रखते, अगर आप बड़ी तस्वीर नहीं देख पाते और अगर घनिष्ठता प्रभावित होती है, तो सिंह राशि के इंसान का रिश्ता चुनौतियों से गुजरेगा, उतार चढ़ाव से गुजरेगा। और ये है मौका और डायनेमिक दोनों। तो ये है मौका और डायनेमिक रिश्ते में सिंह लग्न के जातक के लिए। कन्या लग्न के जातक इंसान के लिए उन चीजों में से एक जो वो एक पार्टनर में ढूंढते हैं डेटिंग के दौरान, वो है मकर राशि की एनर्जी वाला पार्टनर। तो कन्या राशि का इंसान अपनी पसंद में कुछ एनालिटिकल होने के कारण वो पार्टनर का विश्लेषण भी करने की कोशिश करेगा कि वो खुद अपनी जिंदगी में कितने अनुशासित है, क्या वो वक्त की पाबंदी करते हैं या नहीं, क्या वो कन्या राशि के इंसान के प्रति प्रतिबद्ध हैं या नहीं, क्या वो सच में कन्या राशि के इंसान में दिलचस्पी दिखाते हैं या नहीं, वो कितनी दूर तक जाने को तैयार है, वो कन्या राशि के इंसान की देखभाल करने के लिए कितने तैयार है, वो अपनी देखभाल कितनी अच्छी तरह से करते हैं, वो कितने व्यवस्थित हैं। और एक ओवर एनालिटिकल नजर से कन्या राशि का इंसान अपने चुनाव करेगा और डेटिंग पीरियड के दौरान वो इंसान का बहुत से कारकों पर विश्लेषण करेंगे इससे पहले कि वो इंसान को हाँ कहें और रिश्ता हो सकता है। मगर कन्या राशि के इंसान के लिए चुनौती एक बार जब पक्का रिश्ता बन जाता है वो ये है कि स्थिर शादी, समृद्ध शादी, खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के लिए तकमीली एनर्जी मीन राशि की है। मतलब कि शादी के प्रति बहुत ज्यादा फर्ज निहाद, परफेक्शनिस्ट नजरिए की इजाजत देने के बजाय जो कन्या राशि का इंसान एक पार्टनर से उम्मीद कर सकता है, रिश्ते को बहने दें, पार्टनर को बहने दें। अगर आप रिश्ते को बहने नहीं देते, अगर आप रिश्ते को कल्पनाशील और रचनात्मक नहीं होने देते, और अगर आप खुद रिश्ते में बहुत ज्यादा रचनात्मक और कल्पनाशील नहीं हो कि एक दूसरे को कैसे खुश रखें, रिश्ते में ज्यादा बैलेंस कैसे लाएं, एक दूसरे की जरूरतों को कैसे देखें, रिश्ते में भावनात्मक कारकों को कैसे देखें और रिश्ते में ज्यादा प्रतिबद्धता और वफादारी कैसे दिखाएं, तो शादी मसले पैदा कर सकती है और समस्याएं हो सकती हैं, स्थिरता की भी। और क्योंकि कन्या लग्न के जातक के लिए चौथे घर की एनर्जी धनु राशि की है, मतलब कि कल्पनाशील और रचनात्मक होने और पैतरेबाजी के लिए ज्यादा गुंजाइश देने से
आप रिश्ते में ज्यादा मजे का तत्व लाएंगे। आप घर में ज्यादा मजे का तत्व लाएंगे। और आपको इंसान को और रिश्ते को उन पारंपरिक हदों से बाहर निकलने के लिए ज्यादा स्पेस देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, जिन्हें कन्या राशि का इंसान रिश्ते में ढूंढता है। और जब आप उस स्पेस की इजाजत दे रहे हो, आप रचनात्मकता और कल्पना की इजाजत दे रहे हो, और ज्यादा मजे का तत्व लाने के लिए, ज्यादा बैलेंस लाने के लिए, एक साथ ज्यादा काम करने में अपनी कल्पना और रचनात्मकता का इस्तेमाल करें, तब घरेलू माहौल में मजे का तत्व भी होगा। तो थोड़े साहसी बने, हदों को धक्का दें, बाहर जाएं और शुरू करें। डेट करें, अपने रोमांस की प्लानिंग करें, अपनी सैर की प्लानिंग करें और ज्यादा मजेदार तत्व करें। हदों को धक्का दें और रिश्ते के पारंपरिक नियमों से बहुत ज्यादा बंधे न रहें। तब कन्या लग्न का इंसान पाएगा कि उनका रिश्ता भी बहुत कल्पनाशील है, बहुत रचनात्मक है। रिश्ते के यंग यांग और धाराओं और मसलों को दूर कर पाएगा, और घर ज्यादा साहसी, ज्यादा मजेदार होंगे, और रिश्ते में ज्यादा समृद्धि और ज्यादा और बेहतर किस्मत को भी आकर्षित करेंगे। और ये है कन्या लग्न के जातक के लिए रिश्ते में चुनौती और साथ ही मौका। तुला लग्न के जातक के लिए डायनेमिक और मौका ये है कि डेटिंग पीरियड के दौरान और शुरुआती रोमांस के वक्त वो एक उदार नजरिए वाले, बड़ी सोच वाली, बड़ी तस्वीर देखने वाले पार्टनर की तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे, बजाय इसके कि छोटी छोटी बातों को देखें। और क्योंकि वो खुद बहुत संतुलित होते हैं, वो पार्टनर के व्यक्तित्व की छोटी छोटी समस्याओं या छोटी छोटी चुनौतियों को अनदेखा कर देंगे, और वो बड़ी तस्वीर देखेंगे कि एक रिश्ते में छोटी चीजें इतनी अहम नहीं होती और उन्हें आसानी से सुलझाया जा सकता है। अगर वो छोटी चीजों को देखे बिना रिश्ते में आ जाते हैं, जो शुरू में बहुत स्वागत योग्य नहीं भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि वो इंसान से प्यार करते हैं और वो उस इंसान के साथ रहना चाहते हैं, और वो ज्यादा उदार है और वो ज्यादा संतुलित है, वो एक पक्के रिश्ते में आ सकते हैं। मगर क्योंकि सातवें घर की एनर्जी यहाँ रिश्ते की एनर्जी मेष राशि की है, मतलब कभी कभी इन मसलों के पहले से सुलझे न होने या पहले से अनदेखा किए जाने के कारण फिर शादी में गुस्सा, आक्रामकता और व्यक्तित्व के मसले हो सकते हैं, जिसकी वजह से बहस हो सकती है, अचानक कठोर फैसले हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ न रहने के फैसले, एक दूसरे से बात न करने के, यहाँ तक कि रूठना और ये सोचना कि दूसरा इंसान सच में परवाह नहीं करता, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और वो तुला राशि के इंसान को साथ लिए बिना बात किए बिना अपने फैसले लेने में जल्दी करते हैं। और इसलिए समय बीतने के साथ तुला राशि का इंसान जो बैलेंस देखता है, वो एक तरफ झुक जाता है, और इसलिए उसी एनर्जी के साथ जिसके साथ वो इन छोटे छोटे क्षेत्रों को अनदेखा करके रिश्ते में कूद पड़े थे, ये मानकर कि वो सुलझ जाएंगे, उसी एनर्जी के साथ, उसी आक्रामकता के साथ वो बाहर भी निकल सकते हैं, या बाहर निकलने का सोच सकते हैं, या बाहर निकलने की प्रवृत्ति रख सकते हैं। अगर वो रिश्ते में चल रही छोटी चीजों को अनदेखा करते हैं और बड़ी तस्वीर देखना जारी रखते हैं और छोटे मतभेदों को सुलझाने के लिए वक्त देते हैं और स्पेस देते हैं, वक्त देते हैं, और रिश्ते के बारे में बड़ी तस्वीर देखते हैं कि रिश्ता किस बारे में है और रिश्ते का मकसद क्या है, और एक साथ लक्ष्य बनाते हैं और ऐसे लक्ष्य लेते हैं जिनकी तरफ वो मिलकर काम करेंगे, और समय बीतने के साथ एक दूसरे को स्पेस देते हुए छोटे मतभेदों को सुलझाते हैं, तब चौथे घर की मकर राशि की स्थिरता रिश्ते में आएगी। रिश्ता ज्यादा स्थिर होगा, रिश्ता घड़ी की तरह चलेगा, उथल पुथल नहीं होगी, चुनौतियां नहीं होंगी, और रिश्ते के बाहर के किसी भी इंसान के लिए इस रिश्ते को सच में हिला पाना, इस रिश्ते को तोड़ पाना बहुत मुश्किल होगा। तो मतभेदों को सुलझाने में वक्त लगाना, वक्त देना, किसी भी मसले में जल्दी न करना, लेकिन मतभेदों को सुलझाने की कोशिश करना और एक दूसरे को एक मजबूत इरादे के साथ, मेष राशि के जोश के साथ स्पेस देना, और ये सुनिश्चित करना कि शादी में लक्ष्य स्थिरता और एकजुटता और साथ है, न कि वो छोटे छोटे मसले जो रिश्ते को खा जाते हैं। तब चौथे घर की घरेलू खुशी आएगी, ज्यादा स्थिरता होगी और ज्यादा मसले सुलझेंगे, और ये एक बहुत बहुत लंबे समय तक चलने वाला रिश्ता होगा। और ये दोनों हैं मौके और साथ ही गतिशीलता और डायनेमिक। तुला लग्न के जातक के लिए उसकी या उसकी रिश्ते की सूरत ए हाल में
वृश्चिक राशि के इंसान के लिए उनके रिश्ते में डायनेमिक और मौका शुरू होता है उनके रोमांस पीरियड के दौरान या उनके डेटिंग पीरियड के दौरान। 5वें घर में मीन राशि की एनर्जी से मतलब अपने पार्टनर के चुनाव के दौरान उन्हें रचनात्मक और कल्पनाशील और सकारात्मक सोच वाला मीन राशि का इंसान पसंद आता है। कभी कभी वो जिस चीज को अनदेखा करते हैं वो ये है कि मीन राशि का इंसान कभी कभी हर चीज को बहुत ज्यादा सकारात्मकता के साथ गुलाबी रंग के चश्मे से देखता है। मतलब मीन राशि का इंसान खुद उन मसलों को अनदेखा कर रहा होता है जो वृश्चिक राशि का इंसान लिए घूम रहा हो सकता है और वो क्या बोझ ला रहा है और अपना खुद का बोझ जो वो लिए घूम रहे हैं। तो बहुत रचनात्मक, बहुत कल्पनाशील और अल्ट्रा पॉजिटिव होने और आदर्श दुनिया में जीने के कारण वो मान लेते हैं कि वो वृश्चिक राशि के इंसान के साथ धरती के नीचे, सूरज के नीचे कुछ भी और सब कुछ सुलझा सकते हैं। और इसलिए क्योंकि वृश्चिक राशि के इंसान में भी मजबूत जल एनर्जी, तरल एनर्जी है, वो खुले विचारों वाले, उदार, रचनात्मक, कल्पनाशील, रोमांटिक आदर्शवाद के साथ चले जाते हैं जो मीन राशि का इंसान लाता है। लेकिन एक बार जब वो रिश्ते में आ जाते हैं तो जिस चीज की जरूरत होती है वो है रिश्ते में बने रहने की जिद, न कि बाहर निकलने की। तो एक दूसरे से मजबूती से जुड़े रहना, स्थिर होने के लिए वक्त देना, एक दूसरे को गुंजाइश देना और स्पेस देना, बजाय इसके कि वे खुद क्या चाहते हैं उसके बारे में बहुत ज्यादा जिद्दी हो। और वृषभ राशि के भौतिकवाद को रोमांस और रिश्ते में जुनून पर हावी न होने देना, ये अहम है। क्योंकि अगर अपनी जरूरतों और अपनी खुद की चुनौतियों के बारे में बहुत ज्यादा जिद्दी होने की कोशिश करना और पार्टनर की जरूरतों को देखने से इनकार करना और विपरीत पार्टनर की जरूरतों के लिए आंखें बंद कर लेना, तो उससे रिश्ते में कुंभ राशि की एनर्जी के साथ बाहरी लोग आ सकते हैं। चूंकि कुंभ राशि की एनर्जी आम समाज और दोस्तों की है, तो आप पा सकते हैं कि बाहरी लोग, दोस्त और शुभचिंतक शादी में हस्तक्षेप करते हैं, इसे सुलझाने की कोशिश करते हैं या मसलों को सुलझाने के लिए मध्यस्थ या बीच का रास्ता बन जाते हैं। और कई बार शादी इस पर छोड़ दी जाती है कि हर बार बाहरी लोग आकर मसलों को सुलझाते हैं या जोड़े को साथ रहने में मदद करते हैं, बजाय इसके कि दोनों में वो स्थिरता हो जो वृषभ राशि की एनर्जी लाती है और एक आम आधार ढूंढें, बजाय ये देखने के कि उन्हें रिश्ते से क्या मिल रहा है। जब आप सिर्फ अपनी जरूरत देखते हैं तो आप भौतिक रूप से आप रिश्ते की भौतिक जरूरत देखते हैं, न कि रिश्ते की साथ की जरूरत। और इसलिए आप बन जाते हो, आप रिश्ते में बड़ी तस्वीर देखते हो कि रिश्ता अहम है और आप जारी रखते हो। जो अहम है वो ये है कि अगर आप स्थिरता लाते हो, अगर आप एक दूसरे से मजबूती से जुड़े रहते हो और एक दूसरे की बहुत ज्यादा भौतिक जरूरतों को रिश्ते की गतिशीलता या रोमांस पर हावी नहीं होने देते, तो रिश्ते में बड़ी तस्वीर ये होगी कि एक दूसरे के साथ रहना है और छोटी चीजों को अनदेखा कर दिया जाएगा और अलग रख दिया जाएगा। और फिर आप फायदे आकर्षित करोगे और आप शायद समाज का रिश्ते में कम हस्तक्षेप भी आकर्षित कर सकते हो और बाहरी लोगों पर निर्भर रहने के बजाय कि वो सुलझाएं और रिश्ते में एक साथ बने रहने में आपकी मदद करें। आप पाओगे कि आपके पास एक दूसरे हैं और आपको उस समझ से परे और कुछ नहीं चाहिए, वो स्थिरता जो वृषभ राशि की एनर्जी दर्शाती है। और ये दोनों हैं गतिशीलता और चुनौतियां और मौके वृश्चिक लग्न के जातक के लिए उसके या उसके रिश्ते में, धनु लग्न के जातक के लिए उनके रिश्ते में डायनामिक और मौके और चुनौतियां ये है कि शुरुआती डेटिंग पीरियड के दौरान, क्योंकि वो खुद बहुत साहसी होते हैं, वो बहुत बहिर्मुखी होते हैं और उन्हें एड्रेनालिन रश और जिंदगी में मजा पसंद होता है, वो पार्टनर की मेष राशि की एनर्जी से भी अभिभूत हो जाते हैं। पार्टनर कभी कभी बहुत आकर्षण के साथ आता है, बहुत तर्क और मजबूत इरादों के साथ और बहुत रवैये के साथ भी, जो मेष राशि का इंसान लाता है। और वो शुद्ध एनर्जी जो मेष राशि का इंसान लाता है, धनु राशि का इंसान उससे बह सकता है। अच्छा दिखना, आकर्षण और मजबूत जीवंत एनर्जी और मेष राशि की एनर्जी की गतिशीलता धनु राशि के इंसान को बहा सकती है और वो इस एनर्जी के साथ या जो रोमांटिक एनर्जी लाती है उसके साथ रिश्ते में रहना चुन सकते हैं। मगर उनके लिए चुनौती ये है कि एक बार रिश्ते में आने के बाद
वो दो मुहे हो जाते हैं या संदेह पैदा कर लेते हैं कि क्या वो इस रिश्ते में रहना चाहते हैं या नहीं, या क्या वो सही इंसान के साथ रिश्ते में आए या नहीं। और इस दो मुहेपन की वजह से धनु राशि के इंसान में कभी कभी बोरियत भी घर कर जाती है, जो अपनी आज़ादी से प्यार करता है और बेड़ियां तोड़ना चाहता है, क्योंकि धनु राशि की एनर्जी बहिर्मुखी, एड्रेनालिन प्रकार की और मजेदार और हदें तोड़ने वाली एनर्जी है, न कि दबने वाली। इसलिए कई बार संवाद न करना और दो मुहा होना या रिश्ते में संदेह पैदा होने देना मिलन के लिए हानिकारक है। उनके लिए जो ज्यादा अहम है वो है संवाद की उन एनर्जी का इस्तेमाल करना जो मिथुन राशि की एनर्जी लाती है, और पार्टनर के साथ ज्यादा बात करना और संवाद करना, और अपनी जरूरतों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करना, स्पेस देने की जरूरत, दबने की इच्छा न होना, जंजीरों या बेड़ियों में जकड़े जाने की इच्छा न होना, लेकिन फिर भी साथ ही पार्टनर को आश्वासन और भरोसा देने को तैयार रहना कि दो मुहा ना हो, संदेह ना हो, शादी या मिलन के फैसले पर संदेह न करे, और संवाद के जरिए अपनी चुनौतियों को संबोधित करने के जरिए एक दूसरे के साथ बैठकर बात करने और सारे मतभेदों को सुलझाने के जरिए वो रिश्ते में घनिष्ठता और रोमांस भी लाते हैं या फिर से जगाते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो पाएंगे कि बहुत सारी रचनात्मकता होगी, बहुत सारी कल्पना होगी कि कहाँ जाना है, चीजें कैसे करनी है, छुट्टियों पर कहाँ जाना है। वो एक साथ सफर करना चाहेंगे, वो एक साथ नई चीजों का मजा लेना चाहेंगे, वो घरेलू जिंदगी में ज्यादा मजा लाने के तरीके में ज्यादा रचनात्मक और कल्पनाशील बनना चाहेंगे, जबकि एक दूसरे को स्पेस भी दें। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते तो भावनात्मक उथल पुथल जो मीन राशि का चिन्ह ला सकता है, भावनात्मक उतार चढ़ाव जो मीन राशि का चिन्ह ला सकता है, घर की खुशी में बाधा डाल सकता है, घर की घरेलू शांति में बाधा डाल सकता है। तो धनु राशि के इंसान के लिए ये एक चुनौती है कि वो नियमित रूप से संवाद करें। वो शुरुआती डेटिंग में सिर्फ उस शुद्ध एनर्जी की वजह से जल्दी न करें जो डेटिंग पीरियड लाता है, जो रोमांस लाता है, बल्कि रिश्ते में आने से पहले बात करें, संवाद करें और बात करना जारी रखें। एक ही पन्ने पर रहना जारी रखें ताकि मीन राशि की कल्पनाशील रचनात्मकता और मजेदार जीवन वाली एनर्जी आए, न कि मीन राशि की अति भावुकता जो पतन का कारण बन सकती है। और ये है गतिशीलता और मौका रिश्ते में धनु लग्न के जातक के लिए। मकर लग्न के जातक के लिए गतिशीलता ये है कि उनके शुरुआती डेटिंग पीरियड के दौरान या जब वो उस पार्टनर को चुन रहे होते हैं जिसके साथ वो रहना चाहते हैं, कई बार वृषभ राशि के इंसान की जिद, मजबूत इरादे और भौतिकवादी नजरिया उन्हें बहा सकता है, क्योंकि मकर राशि का इंसान सिर्फ एक मजेदार रिश्ते के बजाय स्थिरता की तलाश में रहता है। इसलिए वो चाहते हैं वो भविष्य के लिए एक स्थिर, लंबा, स्थिर रिश्ता पा सकते हैं। इसलिए वो मान लेते हैं या वो वृषभ लग्न के जातक की मजबूत इरादों वाली शक्ति और भौतिकवादी नजरिए को कुछ ऐसा मान लेते हैं जो उन्हें स्थिरता देगा, और घनिष्ठता में भी स्थिरता होगी, रोमांस में स्थिरता होगी, उन संसाधनों में स्थिरता होगी जो एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के लिए जरूरी है। मगर कभी कभी वो इस बात को अनदेखा कर देते हैं कि ये वृषभ राशि का इंसान हो सकता है और है बहुत जिद्दी, और इसलिए शादी की जिंदगी में कभी कभी जब स्थिरता गायब होती है या पार्टनर के द्वारा लाई गई बैलिश एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो भावनात्मक उथल पुथल हो सकती है। हो सकता है एक पार्टनर हो जो दूसरे की ज्यादा देखभाल कर रहा हो, बजाय रिश्ते में बैलेंस के, क्योंकि मकर राशि का इंसान बहुत फर्जनिहाद होता है और नियम, कानून और सामाजिक मानदंडों के साथ चलना चाहता है। इसलिए शुरू में वो रिश्ते में बैलेंस और रिश्ते में स्थिरता बनाए रखते हैं, चाहे उनकी अपनी कीमत पर ही क्यों ना हो। मगर समय के साथ उन्हें एहसास होता है कि भावनात्मक उथल पुथल उनके लिए बहुत ज्यादा है, वो पार्टनर से ज्यादा रिश्ते की देखभाल कर रहे हैं, और इसलिए वो निराश महसूस करते हैं, वो ठगा हुआ महसूस करते हैं, और इसलिए फिर बहस, आक्रामकता घर के माहौल को बिगाड़ सकती है। अगर पार्टनर बैठने और मतभेदों को सुलझाने के लिए तैयार है, अगर पार्टनर अपनी बैलिशनेस या अपनी जिद और यहाँ तक की हद तक अपने अहंकार और अहम को छोड़ने के लिए तैयार है और व्यक्तित्व के मतभेदों को अलग रखता है,
तो वो पाएंगे कि वो एक दूसरे की ज्यादा देखभाल कर पा रहे हैं, ज्यादा खुशी है, वो भावनात्मक रूप से एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हुए हैं। और मेष राशि की एनर्जी जो लक्ष्य लाती है, वो एक साथ उसी लक्ष्य को देख पाते हैं और वो एक ही लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं और उनके पास सामान्य लक्ष्य होते हैं जिन्हें वो संबोधित करना चाहते हैं और सामान्य लक्ष्य होते हैं जिन तक वो बहुत घनिष्ठता के साथ, बहुत गतिशीलता के साथ, रिश्ते में बहुत आग के साथ पहुंचना चाहते हैं। और ये आग मिलन में स्थिरता बनाए रखती है, उन्हें चलाए रखती है, न केवल रिश्ते के प्यार और भावनात्मक सूरत हाल में, बल्कि भौतिक समृद्धि में भी स्थिरता लाती है। इसलिए मकर लग्न के जातक के लिए ये अहम है कि जब वो अपने पार्टनर चुने तो वो उन मजबूत आश्वासनों से परे देखने के लिए पर्याप्त वक्त दें जो रोमांटिक पार्टनर वृषभ राशि की एनर्जी की वजह से ला सकता है। और जब तक वो सच में पूरी तरह आश्वस्त न हो कि वो रिश्ते के बारे में बहुत ज्यादा भावुक नहीं हो रहे, बल्कि रिश्ता सच में उनकी सेवा करेगा, और फिर वो रिश्ते में आते हैं, तब वो पाएंगे कि उनके लक्ष्य सामान्य है और जिंदगी दोनों पार्टनर के लिए एक सामान्य रास्ते पर चल रही है और बहुत फलदायी या समृद्ध हो जाती है। और ये दोनों है मौका और ताकत और गतिशीलता रिश्ते में मकर लग्न के जातक के लिए। कुंभ लग्न के जातक के लिए रिश्ते में उनके लिए डायनेमिक और चुनौती ये है कि शुरुआती डेटिंग पीरियड के दौरान वो कभी कभी संवाद क्षमता से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि पार्टनर खुद को कैसे पेश करता है या पार्टनर का आकर्षण कितना कोमल, कितना सुसंस्कृत है, कितना अच्छा दिखता है और अपने अंदाज के जरिए वो खुद को कैसे पेश करते हैं। वो बह जाते हैं और वो मिथुन राशि के इंसान के आकर्षण से, उस रोमांटिक एनर्जी से जो मिथुन राशि का इंसान लाता है, बह जाते हैं और वो मिथुन राशि के व्यक्तित्व के परिष्कृत सुसंस्कृत स्वभाव से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और ये उन्हें रिश्ते में आने के लिए आकर्षित करता है। मगर रिश्ते के बाद कभी कभी कुंभ राशि का इंसान पाता है या जान पाता है कि रिश्ता ज्यादा एक तरफा लगता है, दोनों के बीच व्यक्तित्व के मतभेद आ रहे हैं। एक वजह यह है कि एक पार्टनर वो हो सकता है जो रिश्ते में लीडर की तरह काम कर रहा हो या बहुत जोर जबरदस्ती कर रहा हो, जो कि कोई भी हो सकता है। और एक पार्टनर के ज्यादातर फैसले लेने और एक पार्टनर के शॉर्ट कॉल करने की वजह से रिश्ते में ज्यादा चुनौतियां हो सकती हैं, क्योंकि तब चौथे घर की एनर्जी वृषभ राशि की है, बैलिश एनर्जी। इसलिए आपकी जिद दूसरे इंसान के लिए घर कर जाती है, जो महसूस करता है कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही, मुझे अच्छा डील नहीं मिल रहा, मुझे धकेला जा रहा है और मैं इस रिश्ते के लिए ऐसे में नहीं आया था। और इसलिए रोमांस, सुसंस्कृतता, वो शालीन स्वभाव का शुरुआती दौर जिसने कुंभ राशि के इंसान को गिरा दिया था, वो अब नाज, अहम, व्यक्तित्व के मतभेदों के कारण अलग होता दिखता है, जो अब रिश्तों में घर कर जाते हैं और रिश्ते को और मिलन में स्थिरता को बिगाड़ते हैं। दोनों पार्टनर के लिए जो जरूरी है वो है अहम के मतभेदों, व्यक्तित्व के मतभेदों को अलग रखना और बड़ी तस्वीर देखना, शादी की स्थिरता देखना और साथ रहने के लिए जिद्दी होने की कोशिश करना, बजाय इसके कि उन चुनावों के लिए जिद्दी हों जिन्हें वो व्यक्तिगत रूप से चलाना चाहते हैं। अगर उनके पास एक मजबूत इरादा है, अगर वो दोनों विचारों को एक साथ भी खींचे, यहाँ तक कि अपने संसाधनों को भी एक साथ लाएं और अपने मतभेदों, अपने व्यक्तित्व के मसलों को अलग रखें और इस जिद्दी दृढ़ता के साथ रिश्ते में आवश्यक स्थिरता का पालन करें और उसके बारे में दृढ़ रहें, एक दूसरे को जाने न देना चाहते हुए, एक दूसरे के साथ रहने की एक मजबूत इरादा रखते हुए, तब वो पाएंगे कि रोमांस, आकर्षण एक दूसरे के साथ रिश्ते में बना रहता है और सिंह राशि की एनर्जी के व्यक्तित्व के मसलों के बिना रिश्ता चमकता है। और एक मजबूत इरादे और रोमांस के साथ रिश्ता बहुत स्थिर हो सकता है और बहुत समृद्ध भी हो सकता है और उनकी बहुत अच्छी तरह सेवा कर सकता है। और ये दोनों है गतिशीलता और स्थिरता, गतिशील शक्ति और चुनौतियां रिश्ते में कुंभ लग्न के जातक के लिए। और मीन लग्न के जातक के लिए रिश्ते में ताकतें और मौके ये हैं कि शुरुआती हिस्से के दौरान जब वो पार्टनर का चयन कर रहे होते हैं और डेटिंग पीरियड या उनकी रोमांस लाइफ के दौरान वो रिश्ते में महज भावुकता के कारण धकेल दिए जाते हैं कि दोनों में से हर कोई रिश्ते को कैसे अपनाता है।
मीन राशि का इंसान एक ऐसा इंसान है जिसमें बहुत तरल एनर्जी होती है और वो बहुत कल्पनाशील होते हैं, वो बहुत रचनात्मक होते हैं और वो विपरीत पार्टनर की कोमल संवेदनशीलता, भावुकता और देखभाल करने वाले रवैये और सहायक रवैये के लिए पड़ जाते हैं। और क्योंकि वो खुद जल राशि के हैं, वो भावनाओं की तेज धाराओं से बह जाते हैं और वो अपनी भावनात्मक जरूरतों के लिए उस इंसान पर निर्भर होने लगते हैं और वो उस इंसान के लिए पड़ जाते हैं और मान लेते हैं कि साथ में उन दोनों के रिश्ते को पोषित करने वाला कुछ होने के कारण एक साथ आना समझ में आता है। मगर क्योंकि शादी की एनर्जी कन्या राशि की है, इसलिए वो बाद में भावनात्मक हनीमून पीरियड के ठंडा हो जाने के बाद एक विश्लेषणात्मक एनर्जी रिश्ते में घर कर सकती है। मतलब वो विश्लेषण करना शुरू करते हैं कि क्या वो सच में एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, क्या वो सच में भावनात्मक रूप से एक दूसरे के करीब हैं, और वो ये भी देखते हैं कि दूसरे इंसान द्वारा उनकी कितनी भावनात्मक जरूरत पूरी की जा रही है। यहाँ उन भौतिक जरूरतों से ज्यादा जो आमतौर पर कुछ अन्य रिश्तों को प्रभावित कर सकती है, यहाँ वो जोर से देखते हैं कि क्या मुझे पर्याप्त प्यार मिल रहा है, क्या मेरी पर्याप्त देखभाल हो रही है, क्या मुझे पर्याप्त दुलार मिल रहा है। और अगर उन्हें अपनी ज्यादा विश्लेषणात्मक नजर से लगता है कि उन्हें नहीं लगता कि रिश्ता सेवा कर रहा है, रिश्ता संतुलित है, उन्हें नहीं लगता कि उनकी पर्याप्त देखभाल हो रही है, उन्हें पर्याप्त प्यार मिल रहा है, उन्हें पर्याप्त समर्थन मिल रहा है, रिश्ता उन्हें पोषित करता है, तो मिथुन राशि का दो मुहापन आता है। मतलब कि वो संदेह करने लगते हैं कि क्या वो रिश्ते में रहना चाहते हैं या नहीं। और इसलिए अगर वो अपनी विश्लेषणात्मक क्षमता को अलग रखने पर काम नहीं करते, बल्कि विश्लेषण करते हैं कि वो एक साथ कैसे आ सकते हैं, विश्लेषण करते हैं कि वो एक दूसरे के लिए बेहतर कैसे हो सकते हैं, विश्लेषण करते हैं कि वो एक दूसरे को भावनात्मक रूप से समर्थन देना कैसे जारी रख सकते हैं, और उन चीजों को अलग रखते हैं जो शादी को परेशान कर रही है, तो संवाद के जरिए, बैठकर काम करने के जरिए कि वो एक स्थिर शादी पाने के लिए अपने रास्ते पर कैसे संवाद कर सकते हैं और प्यार और स्नेह और मिथुन राशि के इंसान के सहायक स्वभाव को ला सकते हैं जो अपने मतभेदों को बात करके सुलझाने को तैयार है और इसलिए एक दूसरे के साथ बात करके पोषण की अपनी जरूरत में संतुलित होकर, समर्थन पाने की अपनी जरूरत में, भावनात्मक संतुलन की अपनी जरूरत में वो शादी को स्थिर रख पाएंगे, शादी को ज्यादा लंबे समय तक चलने वाला रख पाएंगे और शादी को सच में पोषित कर पाएंगे और रिश्ता एक समृद्ध होगा और वो सच में कल्पनाशील और रचनात्मक होगा जो मीन राशि की एनर्जी भी लाती है। और ये हैं चुनौतियां, गतिशीलता और ताकतें मीन लग्न के जातक के लिए रिश्ते में। तो दोस्तों, अब जब हमने बात कर ली कि 12 राशियों के रिश्तों के डायनेमिक्स क्या है, ये बहुत सामान्य एनर्जी है, ये हम में से हर किसी पर लागू नहीं हो सकती है। इसलिए अपनी खुद की शादियों में झांकें, अपने खुद के रिश्ते में देखें कि कौन सी चुनौतियां हैं जिन पर काम हो रहा है, अपनी कुल ग्रह स्थितियों में देखें और आप किस रिश्ते में हैं, क्योंकि ये पार्टनर नहीं है, बल्कि ये रिश्ते की असली वर्तमान एनर्जी या धाराओं की एनर्जी है। और इसलिए स्थिति के जरिए अपने रिश्तों को बेहतर समझना और रिश्ते को जीवित रखने के लिए क्या जरूरी है, अपने रिश्ते पर काम करें। आपके पार्टनर से ज्यादा अहम कोई इंसान नहीं है और रिश्ते पर काम करने के जरिए रिश्ते में प्यार, स्नेह और समृद्धि को आकर्षित करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श लेना चाह रहे हैं तो कृपया मुझे नीचे दिए गए लिंक पर संपर्क करें। किसी और वक्त तक किसी और वीडियो के साथ ये रहे आपके दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।